बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोएब मरगूब। आप देख रहे हैं इदारा नज़र पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। और हमने एक यहाँ पे सीरीज़ शुरू की हुई है, पाकिस्तान ना बनता तो हम किस हाल में होते, बहुत ही बुरे हाल में होते। ये जो मैंने कोट पहना हुआ है ये सब तो किसी हिंदू ने पहना होता और मैंने उसके उतरन पहनी होती। बहरहाल हम इस पर बात करते रहते हैं, पीछे भी हमने प्रोग्राम डाले हैं, आप देखते रहिए। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो UAPA है, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून, उस पर अमेरिका से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। और अमेरिका ने इंडिया पर 10 अरकान पार्लियामेंट ने, जिनमें डेमोक्रेटिक पार्टी के भी लोग शामिल हैं, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि आप ये क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा जो वहाँ की बड़ी बड़ी तंजीमें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हेट लैब और इसके अलावा और डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स और इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो काफ़ी बड़ी तंजीमों ने इंडिया को कड़के में लिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन एक है। इन सब ने इंडिया को कहा है कि आप अपने कवानीन को मनसूख करें या उनमें तरमीम करें, और ये इंसानी हकूक़ के मनाफी हैं जो कुछ आप कर रहे हैं वहाँ पे। और उन्होंने ये भी वार्न किया है कि इंडिया सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स की उस बालादस्ती का जो यूनाइटेड नेशन का एक मयार है उसका, और अगर वो उसकी पासदारी नहीं करेगा तो मैं आपको ये बता दूँ कि मे बी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गर्मी खा जाएं। मैं ये तो नहीं कहता कि नाइजीरिया की तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंडिया पर हमले का हुक्म देंगे, लेकिन ये यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को शिकंजे में ज़रूर लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियनिटी के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठा लिया है। और अमेरिका के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि क्रिश्चियनिटी के तहफ़्फ़ुज़ में काम किया जाए। और मैं ये भी बता दूँ कि एक किस्म का हेट जो है वो दूसरी किस्म के हेट में कन्वर्ट हो सकता है। आप इस पर इंटरनेट पर और मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उनसे पूछ सकते हैं। जब इंडिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक हेट पैदा करता है तो वो हेट ब्रेन में आ जाता है जब किसी भी कौम के, तो वो फिर एक तबके तक महदूद नहीं रहता है, वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहता, वो कन्वर्ट होता रहता है मुख्तलिफ़ तरह के हेट में, मुख्तलिफ़ तरह की नफ़रतों में, मुख्तलिफ़ तरह के खौफ में। जब एक खौफ पैदा करता है कि मुसलमानों से डराता रहा इंडिया जो है, तो ये डर जो है वो खुद हिंदुओं के ख़िलाफ़ कन्वर्ट हो गया। मुसलमानों ने तो अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन पैदा कर लिया। जैसे आपने देखा कि वहाँ अमेरिका के अंदर जो एक 2 बाप बेटे ने कारनेज करने की कोशिश की तो बचाने वाला कोई हिंदू नहीं था, बचाने वाला सिर्फ मुसलमान था जो आगे आया और जिसने क्लैशनकोफ छीनी और इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है। तो बचाया मुसलमानों ने है, बचाने वाले मुसलमान हैं, बचाने वाले इस्लाम के लोग हैं जो अपना लोगों को कहता है कि आप बचाओ। तो बहरकैफ हम बात कर रहे थे उस ख़त की, उस मुदाखलत की जो बराह रास्त इंडिया के मैटर में हुई है, और वो है ज़हरान ममदानी के हल्फ उठाने के बाद पहला ख़त। चंद सतरें हैं लेकिन इससे इंडिया में भौचाल आया हुआ है। उसने लिखा है ख़त में कि प्यारे उमर, मैं अपने तल्ख़ हालात में आपको याद करता हूँ। मतलब थोड़ा सा मैंने तर्जुमा उसका बदला है। उन्होंने ज़रा महकन, आपको पता अमेरिकी ज़रा स्लांट लैंग्वेज लिखते हैं, उसको समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए होता है। हमारे पास इतना है नहीं, उतना नहीं है जितना अमेरिकियों का होता है ख़त लिखने वालों के, जो मेयर मुंतखब हो गए तो दायरा है वो। तो उन्होंने लिखा है कि प्यारी उमर, जब भी मेरे ऊपर कोई तलखी आती है, हालात तल्ख होते हैं, तो मैं आपको याद करता हूँ। ज़ाहिर है वो एक जेल में इतने अरसे से, और मतलब फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन हालात के बावजूद आपसे सीखता हूँ और हम आपके लिए हैं और हम आपके लिए काम करते रहेंगे। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने ज़रा मैग्नीफाई कर दिया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इस पर वी आर विद यू के जो जुमला है उन्होंने पकड़ के इंटरनेट मीडिया पर बड़ा तबसरा हो रहा है कि इंडिया के मामलात में बराह रास्त मुदाखलत हो गई है। और जो वहाँ के मोदी मीडिया के लोग हैं वो मुसलसल इस पर तनकीद कर रहे हैं कि हम नहीं मानते। वहाँ की जो कुछ तर्जुमान हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ज़हरान हमदानी की अमरीकी मामलात में मुदाखलत है। लेकिन ये मुदाखलत उस वक्त मज़ीद मैग्नीफाई हो गई, मज़ीद मैं कह रहा हूँ ना कि बढ़ गई, जब वहाँ के 10 डेमोक्रेट्स ने, जो वहाँ के बहुत मतलब जिसमें गोरे अपने भी शामिल हैं और पॉपुलर भी हैं, जिनमें क्रिस वान हुलन भी शामिल हैं और राशिदा तलीब, ज़ाहिर है वो ज़रा भी डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन में है, लेकिन पाए के लोग हैं उसमें जिन्होंने ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने ख़त लिखा है। और उन्होंने लंबी चौड़ी उनको मोदी को याद दिलाया कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि उमर खालिद जो है वो इतने अरसे से जेल में, जिसकी सुनवाई नहीं हुई, कोई केस नहीं हुआ, 14 दफ़ा समाअत मुलतवी हुई है। ये मेरा जुमला है, उन्होंने 14 दफ़ा का रेफरेंस नहीं दिया। समाअत तो अब 16-17 दफ़ा मुलतवी हो चुकी है, 14 दफ़ा की बात पुरानी हो चुकी है। तो इतनी दफ़ा समाअत मुलतवी हो कि कोई राइट्स नहीं है इंसान को हुकूक़ का। और जो शरीयत बिल के ख़िलाफ़ जिसमें मुसलमानों के ख़दशात थे जो दुरुस्त साबित हुए, डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ने बड़ी डिटेल्ड, अगर आप उसकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको बड़ी डिटेल्ड उसमें इंक्वायरी मिल जाएगी जो उसने इंडिया के बारे में किए कि किस किस तरीके से ये जो एक ह्यूमन राइट्स के लोग हैं वो जेलों में रखे गए, तिहाड़ जेल में। तो इसको रिहाई मिली है सिर्फ उस वक्त जब इसकी माँ का इंतकाल हुआ था। माँ के इंतकाल के बाद इसको
चंद दिनों के लिए रिहा किया गया था और अदालत ने रिहाई के वक्त कहा था आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को मिलेंगे नहीं, सिर्फ जनाजे में शरीक होंगे, घर आएंगे, ताज़ियत वसूल करेंगे और उसके बाद जेल में पेश हो जाएंगे। तो इसने सिर्फ ताज़ियतों का अपना में बैठा, ताज़ियती घर की मजलिसों में माँ के इंतकाल पर जनाजे में शरीक हुआ, उसके बाद ये फिर तिहाड़ जेल में पेश हो गया। तो ज़ोहरान हमदानी ने इसी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि कुछ नुकात जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और ज़िंदगी को बदल देते हैं। तो उमर खालिद ने जो मतलब जिस तरीके से अपनी जान जेल में डाली हुई है, भुगत रहा है इंसानी हुकूक के मामले में, तो ये मतलब ज़ोहरान हमदानी के लिए भी एक हिम्मत का बाइस है कि देखो जी इंडिया में एक आदमी है वो बग़ैर किसी के, तो वो भी इससे अपने जो तल्ख़ हालात होते हैं उनमें सबक लेता है कि जी मैं इसमें कैसे इन हालात से निकल सकता हूँ। तो उनके काफ़ी दोस्त हैं। अच्छा, इनके वालिद साहब ने और इनके जो दीगर लोग हैं उन्होंने मुलाकात की थी ज़ोहरान हमदानी से चंद रोज़ पहले। ये ख़त अब मतलब मार्केट में आया है कि किसी उनके दोस्त ने ट्वीट किया है अपना हमदानी साहब के और सपोर्टर ने, इसके ट्वीट करने से ही ये मामला मंजर आम पर आया है। इस ट्वीट को इतनी अहमियत नहीं दी गई इंटरनेशनली, लेकिन जैसे ही 10 डेमोक्रेट्स ने इस पर ख़त डाल दिया US गवर्नमेंट को, और ख़त है लंबा चौड़ा, और उसमें उन्होंने इंडिया में जो कुछ हो रहा है इंसानी हुकूक के साथ, जैसे सींग फंसाए में नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमतों और रियासतें ने जिस तरीके से वो इंसानी हुकूक को भारी बूटों तले कुचल रहे हैं, तो उसकी उन्होंने निशानदेही की है। और इस ख़त में उन्होंने जो है वो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट को डिफेंसिव किया है कि आप UAPA का जो कानून है वो तो ख़त्म हो चुका हुआ है, दुनिया भर में ऐसे कानून कहीं है ही नहीं, और इंडिया सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स की उन शिकों का जिनको वो अपने मुल्क में नाफिज करने का पाबंद है। और अगर उन्होंने इन शिकों पर अमल दरामद ना किया तो क्या होगा? आप समझते हैं कुछ भी नहीं होगा। जी नहीं। नाइजीरिया में हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही थी, अमेरिका ने वहाँ बमबारी कर दी। यकीनी तौर पर अमेरिका इंडिया पे बमबारी नहीं करेगा, लेकिन लफ्ज़ों की बमबारी तो जारी है, और ये बमबारी इतनी शदीद है कि इंडिया के साथ अब तक कोई मुल्क खुलकर खड़ा नहीं हो सका। आप देखिए किसी मुल्क ने इंडिया के साथ जब से डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं ना मुआशी मुआहदा किया है, ना अपना माशरती और ना सियासी। मतलब जो एक ऑकस थी वो भी ख़त्म हो गई, जो इंडो पैसिफिक का एक रोला खड़ा किया था, है तो वो इंडियन ओशन, उसको इंडो पैसिफिक बना के जो इन्होंने करना चाहा था वो ये नहीं कर सके। I2U2 जो है वो भी फ्लॉप हो गया, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसराइल और इंडिया शामिल हैं। दो आई से मुराद है इसराइल और इंडिया, तो 2 U से मुराद हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो 4 मुल्कों का नुमाइंदा था ये भी अब जिसको हम कह सकते हैं कि रद्दी की टोकरी में चला गया, क्योंकि इस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो इंडिया जो है वो इस वक्त कॉर्नर हुआ है अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, जिसको वो समझ रहा है कि वो ये सारी नज़रअंदाज की जा रही है वर्ल्ड वाइड, लेकिन ये नज़रअंदाज नहीं की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो हो रही हैं। जो हमदानी साहब थे उनसे मुलाकात की थी दिसंबर में, तो अभी तो थोड़ा ही दिन हुए, चंद हफ्ते हुए हैं इस मुलाकात को, जिसके बाद ये ख़त मंजर आम पर आया है। और उसके बाद फिर जो है वो ये मामला फिर मंजर आम पर आया है, और इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है ये मामला इसका। और ये भी मैं आपको बता दूँ, जो अमरीकी कानून साज हैं उन्होंने मतलब ये ख़त लिख के अपने पास नहीं रख लिया हम समझेंगे कि कानून साज उन्होंने जो ख़त लिखा है वो उनके अपने पास पड़ा, जी नहीं। ये ख़त उन्होंने जो अमेरिका में इंडिया के सफ़ीर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनके हवाले किया है कि जनाब इसको पढ़ लें और इस पर अमल करें, और अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये मामला आगे उठेगा। अच्छा, डेमोक्रेट्स जो हैं वो माजी में इंडिया के बड़े करीब रहे हैं। आप देखें जो बाइडेन जो हैं वो इंडिया के कितना करीब थे, तो वो लोग अब इंडिया के ख़िलाफ़ हो गए जो उनके करीब थे। मतलब ये यू टर्न डेमोक्रेट्स की पार्टी में आया है, जो मतलब पहले इंडिया के साथी थे वो अब इंडिया के मुखालिफ हैं। यही डेमोक्रेट्स पहले मकबूजा कश्मीर में उनकी हिमायत करते रहे थे, और यही डेमोक्रेट्स अब इंडिया को पर शिकंजा कस रहे हैं कि आपने इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ की हैं वो अच्छा नाकाबिले माफ़ी हैं। अच्छा, मैं अब ये बता दूँ कि जो डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि फरवरी 2020 से जो है ये आदमी जेल में है, और इसका जुर्म क्या है? इसका जुर्म यह है कि इसने जो एक कानून बना था अपना CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून, उसके ख़िलाफ़ इसने बात की थी। तो इंडिया में क्या बात करना भी जुर्म बन गया है? तो मैं तो कहता हूँ बन गया है, सारी दुनिया कहती है बन गया, खुद 10 कांग्रेसमैन जो हैं वो मानते हैं कि जुर्म बन गया है।
और उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि ये फ़िरकाराना फसादात करवा रहा था। ना उसके घर से कुछ बरामद हुआ, ना उसके लैपटॉप से कुछ बरामद हुआ। उसकी तकरीर क्या थी, जिस तकरीर पे ये मुकदमा बना है, वो तकरीर उसने बड़ी मतलब पुरअमन की थी। उसने कहा था कि हम कानून के दायरे में रहकर करेंगे जो कुछ भी करेंगे। और ये तकरीर जो इंडिया का सेम सोशल मीडिया है, उन्होंने भी इसको बहुत उछाला है और इस पर कपिल सिब्बल ने भी इसके काफ़ी रेफरेंसेस दिए हैं, जो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े वकील हैं। तो बाहर क्या, वो इंसानी हकूक़ को उठाने आवाज़ बनने पर 13-14 सितंबर को जो है ना उसको दिल्ली पुलिस ने साजिश करार देकर रात के अंधेरे में उठा लिया और 20 में गिरफ़्तार किया। इसके कोई तकरीबन चंद दिनों बाद जो है ना, वो जनवरी 2021 में कोई तकरीबन 13 महीने बाद 12 महीने बाद इसकी चार्जशीट पहली दाखिल की गई। और चार्जशीट में भी पुलिस ने वो इल्ज़ाम लगाए जो अकल नहीं मानती, कि उसने कहा कि चक्का जाम हड़ताल कर देंगे। अब ये तो रोज़ वो कह रहे होते हैं, जो कपिल मिश्रा थे वो खड़े हुए थे, उन्होंने कहा हम गोली मारो फलां फलां को। तो उसके ख़िलाफ़ तो जो मुरलीधर साबिक जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए और मुरलीधर को रात की तारीकी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये जो कोलिजियम है ये ट्रांसफ़र करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया का जो अपॉइंटमेंट्स का इदारा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इदारा कोलिजियम है, वो कितना कंट्रोल में है मोदी हुकूमत के। कि मुरलीधर पसंद नहीं आए, मुरलीधर को रात की तारीकी में ट्रांसफ़र कर दिया। जो नया जज आया उसने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर वाला के जो गोली मारो के केसेस थे वो उसने खूह में डाल दिए। अच्छा, अब अप्रैल 21 में सेशन कोर्ट ने तोड़फोड़ और इस तरह के जो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उसमें ज़मानत दे दी, क्योंकि वो तो था ही नहीं। जो आदमी दिल्ली से 15 किलोमीटर दूर बैठा हुआ तो उस पर तोड़फोड़ का मुकदमा बन गया, तो उसको उन्होंने दिल्ली ने रिहा कर दिया। लेकिन उसके खिलाफ FIR नंबर 59/2020 दर्ज थी, जिसमें UAP की शिकें थी। UAP की शिकें एक तवील लामहदूद मुद्दत तक समाअत का इख्तियार देता है। समाअत से मतलब तफ्तीश, तहकीक रखना, ज़मानतों को नामुमकिन बना देता है। और उसमें जज को ये फैसले में लिखना पड़ता है कि मैं कन्विंस हो गया हूँ कि ये ज़मानत का हल नहीं है। तो जज क्यों ये रेस्पॉन्सिबल बोले, उसको तो रात के सोते में मार देगा, जो 150 तलवारें तकसीम कर चुका, 250 घर में है। और पुलिस जो है सारी तलवारों को बरामद ही नहीं कर सकी। अभी दर्जनों तलवारें जो लोग लेके कहीं भागे हैं। तो इन लोगों से जजों को कौन बचाएगा। तो जज जो हैं वो बेचारे छुपते फिरते हैं और वो कहते हैं ठीक है भाई इसको करो। तो 18 अक्टूबर 2022 को जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद कर दी। और ज़मानत मुस्तरद करते हुए कहा कि लगता है कि ये साजिश में मुलविस है, क्योंकि मैंने बताया कि वो तो इनकार ही नहीं कर सकते, उनके पास पावर ही नहीं है। वो ख़ुद उनको मतलब जज क्या अपना वकील सफाई बन के फ़ैसला देना होगा कि ये मुलविस नहीं है, तो फिर ज़मानत का वो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को जो है ना वो अदालत ने खालिद को पत्थरबाजी और आतिशज़नी के एक और केस से बरी कर दिया, लेकिन जेल में है क्योंकि UAP का मुकदमा है। आखिरकार वो फरवरी 2024 में बदलते हालात की वजह से जो उसकी दरख्वास्त ज़मानतें उस पर सतह पे थी वो उसने वापस ले ली। और इस अरसे में उसकी कोई 14 दफ़ा जो है दरख्वास्त ज़मानतें वापस हुई या मुलतवी हुई। तो सिर्फ उसको, जैसा मैंने पहले कहा कि 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के कोई 13-14-12 दिन के करीब वो ज़मानत पर आ, जब उसके घर में एक डेथ हुई। तो 2 जनवरी 2026 को जो है ना फिर ये एक पूरी ताकत के साथ मामला इंटरनेशनल लॉबी पे उठा, जब मतलब ममदानी साहब ने इस पर ट्वीट किया। और उन्होंने कहा कि, और उसके साथ फिर और आवाज़ें भी खड़ी होगी, जिसमें 3 बड़ी आवाज़ें, जो मैंने कहा ना कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स की 12 अपना सितंबर 2025 की रिपोर्ट है। इसी तरह बैनुल अक़वामी फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स FIDH, इसने भी रिपोर्ट पेश की। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट टॉर्चर OMCT, इसने भी अपनी रिपोर्ट दी। इसके समेत और भी जो इंडिया के अंदर की हैं ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और इदारे इंटरनेशनल, उन सब ने इस उमर खालिद के को एक मिसाल बना के, क्योंकि ये अकेला नहीं है, इसमें दर्जनों लोग जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग करके लोगों को ज़ख्मी करने वाले लड़के की ज़मानत हो गई, क्योंकि वो हिंदुत्व का मतलब जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस्म के लोग हैं। हिंदुत्व को आप समझ लें टेररिस्ट, जो लोगों की समझ में नहीं आता कि हिंदुत्व क्या, मेरी खुद भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी कंफ्यूज डेफिनेशन है। सावरकर के भी समझ में नहीं आया था, अब भी मतलब लोग कंफ्यूज हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसी हिंदुत्व को लोग कुछ कहते हैं बड़ा पुरअमन है, और इसी हिंदुत्व को कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा टेररिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब उन्होंने ये जो CAA कानून लाया तो इसकी तस्दीक हो गई जब इन्होंने आसाम में 1.9 मिलियन कोई 19 लाख प्लस लोगों को कहा कि तुम्हारी तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट तो वो जलाते रहे, सैलाब में बहती रही हैं, उन्होंने मुसलमानों के इलाके में कभी किया ही नहीं।
तो इसके जवाब में जब कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर ने धमकियां दी तो अगले रोज़ पुलिस ने एक्शन लिया और आरएसएस के गुंडे तलंगे मुख्तलिफ इलाकों से आके दिल्ली में घुस गए और शुमाल मशरक़ी दिल्ली में उन्होंने वो फसादात किए कि जिसमें 53 के करीब लोग हलाक हुए, जिनमें मुसलमान जो है वो 38 शहीद हुए और 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, अक्सर मुसलमान थे। तो ये जो FIR दर्ज हुई, ये हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हुई और हज़ारों लोग इसमें गिरफ़्तार हुए और अक्सरियत मुसलमान थी। मुसलमान जजों को, मुसलमानों की इतने मतलब किसी तरीके से उनकी जब मौजूदगी साबित नहीं हो रही थी तो जजों को भी कहना पड़ा कि तफ्तीश नाकस है और कार्रवाई बिल्कुल ख़राब है, पुलिस जो है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, अदालत ने फिटकार लगाई, तो अदालत ने फिटकार लगाई, लेकिन वो फिटकार से उनके ढीठ हुए हैं तो फिटकार का उनका असर कोई नहीं होता। तो यही फिटकार जो मैंने अभी कहा, यही फिटकार जो 10 डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने जो हाई कमिश्नर इंडियन को लेटर दिया उसमें भी फिटकार लगाई है कि तुम तो उन लोगों को गिरफ़्तार करते हो जो हुकूक में है ही नहीं, उस कवानीन के तहत गिरफ़्तार करते हो जो इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ है। तो अब देखें कि इसके नताइज जो हैं वो क्या बरामद होते हैं। अच्छा, अब उस पर इल्ज़ाम क्या लगे कि जी ये इनकलाबी इस्लाम लाना चाहता है, ये इनकलाबी इस्लाम नाफिज करना चाहता है और उसको वेलकम कर रहा है, ये इल्ज़ाम है। अच्छा, इस्लाम तो मसावत, इस्लाम में तो मतलब अदल इंसाफ है, ये तो है ही नहीं कि जी इनकलाब इस्लाम में पता नहीं। हाँ, माशरती समाजी इनकलाब है कि इंसान अपने आप को बेहतर करे और तकवा के असूलों पे तकवा मुत्तकी बने और सरात मुस्तकीम का रास्ता इख्तियार करे। तो इस्लाम में तो टेररिज्म है ही नहीं। बहरहाल अब उसकी चूँकि दरख्वास्त ज़मानतें मुस्तरद हो रही हैं, लेकिन ये आलमी मसला है अब, जिसमें जो अक़वाम आलम है वो शामिल हो चुके हैं, चाहे वो उसको मुल्क दुश्मन करार दे, चाहे वो उसको टेररिस्ट करार दे, चाहे वो उसको कुछ भी कहे। लेकिन अब इससे जो एक और आवाज़ उठी है वो ये कि एक साबिक चीफ जस्टिस है, अपना नरवाना के क्या उनका नाम था, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कहा था कि हम UAPA को ख़त्म कर रहे हैं और इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। अपने मुल्क में भी आके उन्होंने एक बोगस सा फैसला दिया था इसी तरह का कि UAPA के पर दर्जसानी की जाए, लेकिन अमल नहीं हुआ था। तो अब जो डेमोक्रेट्स ने ख़त लिखा है उसमें भी यही है कि UAPA को ख़त्म किया जाए। तो ये जो उमर खालिद का केस है ये वहाँ के UAPA के भी टेस्ट केस है और हम देखेंगे कि जो हज़ारों लोग मुसलमान इस कानून के तहत वहाँ पे नज़रबंद है, गिरफ़्तार है, जेलों में, वो कब रिहा होते हैं और कब ये कानून मनसूख होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़ोहरान ममदानी के 4 जुमलों से शुरू होने वाला जो एक भौचाल इंडिया के गोदी मीडिया या मोदी मीडिया पे आया हुआ है वो इसी तरह फलता फूलता रहेगा और UAPA का जो एक नो आबादियती कानून है वो ख़त्म हो जाएगा। उस हद तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए माय पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।